इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर में हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर वैसे तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि उनकी कोई भी एग्जाम हो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का क्वेश्चन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए डिस्कस करें तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एग्जाम के पर्पस में आने की संभावना है। तो हम शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। सबसे पहले बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर होता है क्या। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज अ बेसिकली डिफरेंस एम्पलीफायर, जिसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। बेसिकली डिफरेंस एम्पलीफायर विच मीट्स सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। अब दोस्तों, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? तो इसके लिए हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की बात करते हैं, जहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो बेसिकली 4 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसड्यूसर, सेकंड वन इज प्री एम्पलीफायर, थर्ड ब्लॉक इज इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 2 इनपुट देंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को, और आउट भी वहां से हमें 2 मिलेंगे, जो कि हम इंडिकेटर या डिस्प्ले पे फेड आउट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज अ बेसिकली डिफरेंस एम्पलीफायर विच मीट्स सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। तो अब इंडस्ट्री या हमारी कंज्यूमर एप्लीकेशन की बात करें या हमारी नॉर्मल एप्लीकेशंस की बात करें, तो हमें डेली रूटीन लाइफ में हम बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जो हम मेजर करते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? एक तो होता है टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हम किन से मेजर करते हैं? इंडस्ट्री हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, तो हम कोई सेंसर से मेजर करते हैं। और वही सेंसर जो ट्रांसड्यूसर फॉर्म में भी होता है, वो क्या करता है, जो हम क्वांटिटी मेजर करते हैं उसको एप्रोप्राइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर करता है। और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रांसफर होता है वो हम कहाँ पे फेड आउट करते हैं? इंडिकेटर और डिस्प्ले, जिनसे हमें पता चले कि हमने कौन सी और कितनी मात्रा में क्वांटिटी मेजर की है, जिसके लिए हमें इंडिकेटर और डिस्प्ले चाहिएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। जो सेंसर होते हैं और जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, उनका जो आउटपुट होता है वो वेरी लो होता है, और जो हम फेड आउट कहाँ पे करते हैं? इंडिकेटर को। इंडिकेटर मतलब हमारी डिस्प्ले हम कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो लो वोल्टेज सिग्नल है, इट इज नॉट कैपेबल
टू ड्राइव द डिस्प्ले। मतलब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली फेड आउट करेंगे तो हमें डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है डिस्प्ले ऑन करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है विच कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्राइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको हम प्री एम्पलीफाई करेंगे, और प्री एम्पलीफाई करने के बाद हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के थ्रू उसको फर्दर एम्पलीफायर करेंगे। उसके बाद हम उसको इंडिकेटर को फेड आउट करेंगे, मतलब वहां पे हम एज ए इनपुट डिस्प्ले में देंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का अब शायद आपको वर्क समझ में आ गया होगा। एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई द मेजर्ड क्वांटिटी टू डिस्प्ले। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। अब बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की सर्किट डायग्राम यूजिंग 1 op amp, using 2 op amp and using 3 op amp हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ज्यादातर प्रैक्टिकल पर्पस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग 3 op amp यूज होता है। तो आज के लेक्चर्स में हम सर्किट डायग्राम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के द्वारा ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री op amp इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। दोस्तों आप भी अगर पॉसिबल हो तो साथ में सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिएगा, जिनसे आपको सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाए। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हो गया आउटपुट, ये हमारा फर्स्ट op amp, दिस वन इज आवर सेकंड op amp, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हो गया आउटपुट। यहाँ पे हम देंगे इनपुट सिग्नल V2 और यहाँ पे हम देंगे इनपुट सिग्नल V1। दोस्तों यहाँ पे केयरफुल देखना, यहाँ पे हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, और जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम वर्चुअली ग्राउंड कर रहे हैं यूजिंग द रजिस्टर। ठीक है, और जिस रजिस्टर से हम ग्राउंड कर रहे हैं उसका नाम है रजिस्टर R2। ये हो गया हमारा रजिस्टर R1 और ये भी हो गया हमारा रजिस्टेंस R1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, V02, और ये हो गया हमारा आउटपुट V01। मतलब ये हो गया हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर A1 और ये हो गया हमारा A2। दोस्तों अब दोनों सिग्नल को हम वापस कहाँ पे फेड आउट करेंगे, थर्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूजिंग द रजिस्टर R3। सेम यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे अब हम किसको ग्राउंड कर रहे हैं, तो
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड कर रहे हैं। ये हो गया हमारा R4 रजिस्टर। तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा फीडबैक रजिस्टर R4 और ये हो गया हमारा V0। ये हो जाएगा हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं पावर सप्लाई के सिग्नल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सर्किट डायग्राम ऑफ 3 op-amp इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। वापिस यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने A2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया है जहाँ पे हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिग्नल फेड आउट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिग्नल फेड आउट कर रहे हैं और जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम वर्चुअली ग्राउंड कर रहे हैं यूजिंग द रजिस्टर्स R2। अब अगर करंट की बात करें तो ये हो गया हमारा करंट I, यहाँ से भी हमारा करंट पास आएगा I। ठीक है, हम चाहे तो रेजिस्टेंस R2 है उसको हम वेरिएबल भी रख सकते हैं टू कंट्रोल द गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, अब हम इसके आउटपुट एक्सप्रेशन की बात करें V0 की कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पे हम इसको 2 टर्म में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेज जो कि ये है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेज। ठीक है, मान लीजिए कि इसको मैं फर्स्ट स्टेज कह रहा हूं और इसको मैं सेकंड स्टेज कह रहा हूं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे V0 की वैल्यू और V01 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वही हम कहाँ पे फेड कर रहे हैं, थर्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जिसका आउटपुट हमें V0 मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द V02 और V01। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सर्किट डायग्राम में स्टेज 1 में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो V2 है वो वर्चुअली ग्राउंड है। यहाँ पे टर्मिनल में A कह देता हूँ और इस टर्मिनल को मैं B कह देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा मुझे वो VA होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसे मैं VB कह सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर वर्चुअली ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्यू टू द वर्चुअली ग्राउंड VA इज इक्वल टू V2। क्यों, क्योंकि ये वर्चुअली ग्राउंड हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पे मिलेगा, तो वर्चुअली ग्राउंड की वजह से VB हमें क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम करंट की बात करें, करंट I, तो करंट I क्या है हमारा, I is equal to VA minus VB अपॉन R2। अब दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा कि R1 इंटू आई क्यों नहीं लिया और R1 इंटू आई यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंसीडर किया है वो हाई इम्पीडेंस होता है, जो उनका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें आउटपुट में करंट कुछ मिलेगा ही नहीं आइडियली। तो इसलिए वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो I हमारा है वो तीनों में सेम है, तो I इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R2 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, V02 कैलकुलेट करना है और V01 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड यहाँ पे हमारा VA इज इक्वल टू V2 हो गया और VB इज इक्वल टू V1 हो गया। अब V02 की बात करें तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके लिए हम वापस सर्किट थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं जिनसे आपको कंफ्यूजन ना रहे।
हम सिर्फ और सिर्फ अपर पोर्शन जो V2 का था वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे V2, और उसका मैंने टर्मिनल जो था वो वर्चुअली ग्राउंड किया था किसके साथ, R2 के साथ, ठीक है, R2, और ये हमारा था R1, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, V02, यहाँ पे क्या था हमारा VA इज इक्वल टू V2 था, ठीक है, और यहाँ पे जो करंट आ रहा था वो I था, ठीक है। तो अब अगर हम V02 की कैलकुलेशन करें सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, ये हमारा A2 था, ये प्लस और ये माइनस, तो V02 क्या हो जाएगा हमारा, VA प्लस IR1, ठीक है, और VA क्या है हमारा, V2 है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख रखा है V2 इज इक्वल टू VA, और IR1 हमने कैलकुलेट किया कितना आ रहा था, V2 माइनस V1 अपॉन R2 इंटू R1, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया ना दोस्तों, I इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो VA क्या था हमारा, V2 था, VB क्या था, V1 था अपॉन R2, तो यही वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट आउट की है, ठीक है, V2 माइनस V1 अपॉन R2। अगर हम इसे इलाबोरेट करें तो क्या हो जाएगा, V2 इंटू R2 प्लस V2 R1 माइनस V1 R1 अपॉन R2 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसे एक्सपांड किया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, तो क्या है हमारा V2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू V2 माइनस, यहाँ पे हम पहले रेजिस्टेंस लिखा था तो मैं इसे भी पहले रेजिस्टेंस और R1 V1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ R2। तो ये क्या वैल्यू मिल गई हमें, V02 की, ठीक है दोस्तों। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, V01 की, जो यहाँ पे है। तो इसके लिए भी मैं वापस एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ जिनसे आपको ज़्यादा समझ में रहा है। तो ये हो गई हमारी माइनस प्लस, ये था हमारा A1, यहाँ पे हम दे रहे थे V1 सिग्नल और इसको हम कर रहे थे वर्चुअली ग्राउंड यूजिंग किसके साथ, सेकंड एंड ऑफ द R2, और ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा V01। तो यहाँ पे हमें पता है ये क्या है, VB है जो किसके इक्विवेलेंट है, V1 के इक्विवेलेंट है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आया आ जाएगा। तो अगर हम V01 की बात करें सिर्फ, तो V01 क्या हो जाएगा हमारा, VB माइनस IR1। दोस्तों यहाँ पे माइनस मैंने कंसीडर किया है जबकि यहाँ पे मैंने प्लस कंसीडर किया था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो R1 था वहाँ पे वो एंटर हो रहा था जबकि यहाँ पे उसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इस तरफ था और ये इस तरफ है। अब हम यहाँ पे बात करें VB, तो VB क्या है, हमारा इक्विवेलेंट V1 है और I1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, V2 माइनस V1 अपॉन R1, क्योंकि हमें पता है ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड VB इज इक्वल टू V1 और I की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है V2 माइनस V1 अपॉन R2। अगर ये वैल्यू कहाँ से आई तो आपको पता नहीं, तो हम वापस फर्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये रही VB इज इक्वल टू V1 और I क्या हो गया हमारा V2 माइनस V1 अपॉन R2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब वापस हमें इसको इलाबोरेट करना है, तो V1 R2 माइनस V2 R1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस V1 R1 अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम वापिस यहाँ पे R1 R2 कॉमन निकाल ले V1 में से, तो क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 V1 माइनस
R2V2, यहाँ पे मैंने सिर्फ रिवर्स किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे R2 है, R प्लस R1 है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इंटू V1 डिवाइड बाय R2, तो ये हमें क्या मिल गया V01। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी सर्किट क्लियर हो गई, ठीक है। हमने V02 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, V01 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। जो अब हम कहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज हमारा कौन सा है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर V का आउटपुट क्या होता है, V0। जनरली जो हम इनपुट दे रहे हैं उनका नेगेटिव, मतलब अगर सपोज मैं इसको V2 कह दूं और इसको मैं V1 यहाँ पे कह दूं, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, और इसके साथ इसका गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने V2 हमारा किसके इक्विवेलेंट है, V02, और V1 किसके इक्विवेलेंट है, V01। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज हम कहाँ पे दे रहे हैं, सेकंड स्टेज में। गिवन टू सेकंड स्टेज कितना हो जाएगा, V02 माइनस V01। V02 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने, R1 प्लस R2 इंटू V2 माइनस R1 V1 अपॉन R2, और V01 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने, R1 प्लस R2 V1 माइनस R1 V2 अपॉन R2। तो वापिस यहाँ पे R2 हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं R2। तो क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 V2 माइनस R1 V1 माइनस R1 प्लस R2 V1 माइनस R1 V2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे R1 प्लस R2 है और यहाँ पे R1 प्लस R2 है, तो दोनों में ये कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V2, ये और माइनस V1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए तो R1 कॉमन है, R1 कॉमन है, नेगेटिव हम ले लेते हैं तो नेगेटिव R1, तो यहाँ पे अब नेगेटिव लिया था तो V1 एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे V नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा V2, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो इस और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे R2। तो अब हम कह सकते हैं R1 प्लस R2 V2 माइनस V1 माइनस यहाँ पे नेगेटिव V1 है और V2 पॉजिटिव है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V1 R1 अपॉन R2। तो देखिए अगेन यहाँ पे V2 माइनस V1 कॉमन आ रहा है, तो उसको हम ले लेते हैं। तो R1 क्या हो जाएगा, अब 2R1 प्लस R2 V2 माइनस V1 अपॉन R2 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 2R1 अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R2 V2 माइनस V1 हम कह सकते हैं। ये R2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 प्लस 2R1 अपॉन R2 V2 माइनस V1। ठीक है दोस्तों, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ जिनसे पता चले। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, V02 माइनस V01 का 1 प्लस 2R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाई V2 माइनस V1। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, V02 माइनस V01 अपॉन V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2R1
अपॉन R2। तो अगर आप सर्किट को केयरफुली देखेंगे तो V02 माइनस V01 क्या है, V02 माइनस V01 क्या है, ये दोनों का आउटपुट है, और V2 माइनस V1 क्या है, दोनों का इनपुट है। तो हम ये कह सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट क्या कह सकते हैं हम, आउटपुट अपॉन इनपुट को गेन कह सकते हैं, जो कि हमें कितना मिला 1/1 प्लस 2R1 अपॉन R2। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो ये गेन मिल गया हमें किसका, फर्स्ट स्टेज का। और सेकंड स्टेज का गेन क्या है, तो इसके लिए हम वापस सर्किट को एक बार देखते हैं। तो इसका गेन क्या हो जाएगा, R4 अपॉन R3, जो हमने ऑलरेडी डिफरेंस एम्पलीफायर में देख रखा है। तो सेकंड स्टेज का गेन क्या है, द सेकंड स्टेज गेन ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर इज R4 अपॉन R3। इसको हम AV2 कह देते हैं सेकंड स्टेज, और इसको हम कह देते हैं AV1, ठीक है। तो दोस्तों अब हम टोटल आउटपुट की बात करें, थेरफॉर द टोटल आउटपुट और ओवरऑल गेन की बात करें हम, ओवरऑल गेन ऑफ 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, AB दोनों का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज क्रॉस सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का क्या आया था हमारा 1 प्लस 2R1 अपॉन R2 इंटू सेकंड स्टेज का क्या था R3 अपॉन R4, ठीक है। दोस्तों अगर आपने सर्किट में केयरफुली देखा हो तो R2 हमने क्या रखा था, वेरिएबल रखा था, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि टोटल गेन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेरिंग द R2 रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल गेन ऑफ द 3 op-amp इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, और यूजिंग द R2 रेजिस्टेंस वी कैन वेरीफाई और कंट्रोल द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। एंड द आउटपुट वोल्टेज की अगर बात करें अब V0 की, तो वो क्या मिल जाएगा AV टू V1 माइनस V2, जहाँ पे AB की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2R1 अपॉन R2 R3 बाई R4, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग 3 op-amp। दोस्तों अगर अभी तक आपको आइदर कैलकुलेशन, आइदर ब्लॉक डायग्राम और आइदर सर्किट डायग्राम में समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर हम प्रैक्टिकल आईसी की बात करें तो इसकी आईसी हमें IC AD5222 और INA 101 नेम से मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं हम लिमिटेशन ऑफ थ्री op-amp इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, गेन किस पे डिपेंड है, गेन इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी रजिस्टर्स। अब कैसे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितने रजिस्टर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमें अगर परफेक्टली गेन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो रजिस्टर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट हमें चाहिए, शुड बी एक्यूरेट और नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पैरामीटर। ठीक है दोस्तों, अगर हम थर्ड की बात करें लिमिटेशन की,
तो अगर कोई पैरामीटर चेंज होगा, जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करें तो गेन विल बी द चेंज, मींस गेन इज वेरी विथ कंपोनेंट पैरामीटर। तो ये 3 होगी इसकी लिमिटेशन ऑफ द 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगेन रिवाइज कर लेते हैं। गेन इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी रजिस्टर्स वैल्यू शुड बी एक्यूरेट to keep the gain constant and the gain is vary with the components parameter। ठीक है, अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करें ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो फर्स्ट है वी कैन कंट्रोल overall gain using variable रजिस्टर R2, क्योंकि R2 वेरी करने से हम ओवरऑल गेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, इनपुट इम्पेडेंस इज हाई। क्यों? क्योंकि हमारे जो इनपुट स्टेज है वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करें, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, ऑलवेज एज हाई एज पॉसिबल होता है। ठीक है। थर्ड, बाय सिलेक्टिंग एक्यूरेट रेजिस्टेंस वी कैन control, or we can say that we can obtain constant gain। ये भी तो एक हमारा एडवांटेजेस हो गया ना, कि अगर हम रजिस्टर्स ऐसे चूज करें जो एक्यूरेट है तो हमारा जो ओवरऑल गेन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम फोर्थ एडवांटेजेस की बात करें तो एम्पलीफायर हैज अ गुड कैपेसिटी of to reject the common mode signal। तो ये फोर्थ हो गया एडवांटेजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। अगेन रिवाइज कर लेते हैं। वी कैन कंट्रोल द ओवरऑल गेन यूजिंग द वेरिएबल रजिस्टर्स। ऑलरेडी हमने इसको कई बहुत बार डिस्कस किया है। इनपुट इम्पीडेंस इज हाई। क्यों? क्योंकि हम जो इनपुट स्टेज और फर्स्ट स्टेज में यूज करें, यहाँ पे 2 डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करें जिसका ऑलरेडी इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। बाय सिलेक्टिंग द एक्यूरेट रेजिस्टेंस वी कैन कंट्रोल और ऑब्टेन द कांस्टेंट गेन, एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल इज हाई। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए एडवांटेजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन of instrumentation amplifier। कहाँ पे यूज होगा? बहुत सारे एप्लीकेशन आप कह सकते हो। आपको पता है जहां पे भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वहां पे हम ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल की बात करें, जहां पे हम वेट मेजर कर रहे हैं तो वहां पे भी हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज करेंगे। लाइट की इंटेंसिटी अगर हम मेजर कर रहे हैं तो लाइट इंटेंसिटी मीटर में भी हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज होगा। अगर आप प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं तो प्रेशर मॉनिटर ट्रिंग में भी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का यूज होगा। टेम्परेचर इंडिकेटर में भी होगा। ह्यूमिडिटी अगर हम मेजर करें तो ह्यूमिडिटी कंट्रोलर में भी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, मेजर मीटर में भी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज होगा। तो ये सारे हो गए
एप्लीकेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपका इधर सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही डाउट सोल्व कर सकूं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको मेरे ट्यूटोरियल सीरीज के वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।